नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्लैनेट ऑफ टेल्स पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी लेखिका इस्मत चुगताई की कहानी कुंवारी। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कुंवारी। उसकी सांस फूली हुई थी। लिफ्ट खराब होने की वजह से वो इतनी बहुत सी सीढ़ियाँ एक ही सांस में चढ़ आई थी। आते ही वो बेसुध पलंग पर गिर पड़ी और हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। मैं खुद खामोश रहने की मूड में थी, मगर उसकी हालत बद देखकर मुझे परेशान होना पड़ा। उसका रंग बेहद मैला और जर्द हो रहा था। खुली खुली बेनूर आँखों के गिर्द स्याह हल्के और भी गहरे हो गए थे। मुंह पर मेकअप न था, खास तौर से लिपस्टिक न होने की वजह से वो बीमार और बूढ़ी लग रही थी। मुझे मालूम हो गया कि मेरे बताए डॉक्टर का इलाज तसल्ली बख्श साबित हुआ। उसका पेट अंदर को धंसा हुआ था और सीना सपाट हो गया था। मुझे मालूम हुआ कि इस कत्ल की मैं भी कुछ जिम्मेदार हूँ, मगर डॉक्टर का पता न बताती तो कोई और बता देता। बिन बुलाए मेहमान को एक दिन निकाला तो मिलना ही था। एक मशवरा लेने आई हूँ, सास काबू में आते ही उसने कहा। जुम्मा जुम्मा 8 दिन बीते नहीं और मुर्दार को फिर मशवरों की जरूरत आन पड़ी। मैंने चिढ़कर सोचा, मगर निहायत खंदा पेशानी से कहा, लो जरूर लो, आजकल बहुत मशवरे मेरे दिमाग में बजा रहे हैं। आपा, मैं शादी कर लूँ? उसने बड़ी लजाजत से पूछा। गोया अगर मैंने इजाज़त ना दी तो कुंवारी अरमान भरी मर जाएगी। मगर तुम्हारा शौहर? मौत आए हरामी पिल्ले को, उसे क्या खबर होगी? ये भी ठीक कहती हो। भला तुम्हारे शौहर को तुम्हारी शादी की क्या खबर होगी? मैंने सोचा। मगर तुम्हारी शादी के चर्चे अखबारों में होंगे, आखिर इतनी बड़ी फिल्म स्टार हो। फिल्म स्टार की दुम में ठेंगा। अल्लाह गवाह है, मुझे नहीं मालूम कि ये गाली हुई कि नहीं। मदन एक सांस में 3 गालियां बकने की आती हैं। मुझे तो उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज गाली जैसा सुनाई देता है, मगर ये हकीकत है कि सिवाय चंद आम फहम गालियों के ये किलकारियाँ मेरे पल्ले नहीं पड़ती। भाई, एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मैंने बात की लगाम एकदम दूसरी सड़क पर मोड़ दी। तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा बच्चा हरामी कैसे हुआ? ओहो आपा, अल्लाह का वास्ता कभी तो समझा करो। कमबख्त, शादी तो शब्बू 2 साल का था तब हुई थी। शब्बू के बाप से ही ना? मैंने सहम कर पूछा। तुम्हें याद तो कुछ रहता नहीं, बताया तो था वो कमबख्त। अच्छा, याद आ गया, वो तुम्हें गृहस्थी का शौक चर्राया था। मैंने अपनी कुंद जहनी पर शर्मिंदा होकर कहा। भूसा चर्राया था। माँ के खसम ने चंदा किराना शुरू कर दिया। माँ का खसम रिश्ते में क्या हुआ? छोड़ो इस नामुराद शादी के तजरिके को। नई शादी का जिक्र करो। अल्लाह रखे कब कर रही हो? कौन है वो खुशनसीब? सुंदर। और वो कहा मारकर कालीन पर लौट गई। एक ही सांस में उसने सब कुछ बता डाला। कब इश्क हुआ, कैसे हुआ, अब किन मदारिस से गुजर रहा है। सुंदर उसका किस बुरी तरह दीवाना हो चुका है। किसी फिल्म में किसी दूसरे हीरो के साथ लव सीन नहीं करने देता और वह खुद भी उसी के साथ दूसरी हीरोइन के साथ रंगरेलियाँ नहीं मनाने देती। आपा, ये फिल्म वालियाँ बड़ी छिनाल होती हैं, हर एक से लंगल लड़ाने लगती हैं। उसने ऐसे भोलेपन से कहा जैसे वह खुद बड़ी पाठसा है। आपा, कोई चटपटी सी कहानी लिखो, हम दोनों उसमें मुफ्त काम करेंगे, मज़ा आ जाएगा। उसने चटकारा लिया। सेंसर सब काट देगा। सेंसर की? उसने मोटी सी गाली सेंसर की कैंची पर दागी। शादी के बाद काम थोड़ी करूँगी। सुंदर कहता है अपनी दुल्हन को काम नहीं कराऊंगा। चंबोर में बंगला ले लेंगे, ख्वाबों के झूले में पींगे लेते हुए कहा। और एक दफ़ा तो मुझे भी यकीन हो गया कि उसकी दुनिया बस जाएगी। चंबोर बंगले में वो बेगम बनी बैठी होगी, बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे होंगे। अम्मा खाना वो चिल्लाएंगे। अहे जरा सब्र करो, आलू तो गल जाने दो। वो कफगीर से उन्हें मारेगी, तब बच्चों का बाप मुस्कराएगा। बेगम क्यों मारती हो, अभी बच्चे हैं। बस एक लौंडा हो जाएगा, फिर साले को शादी करनी पड़ेगी। तो क्या अभी शादी नहीं हुई? ख्वाबों की बस्ती से लौटकर मैंने पूछा। मेरा दिल बैठ गया, जैसे मेरी अपनी कुंवारी की बारात दरवाजे से लौट गई।
नहीं आपा, हरामजादा है बड़ा चालाक, ना जाने क्या करता है। वो देर तक सुंदर को फांसने की तरकीबें पूछती रही। न जाने क्यों ये बात उसके दिल में बैठ गई थी कि अगर बच्चा हो गया तो सुंदर के पैर में बेड़ियां पड़ जाएंगी। और फिर उसने शादी न की तो करेगा कैसे नहीं, उसका तो बाप भी करेगा। खैर बाप का जिक्र फिजूल है, वो मर भी चुका। हरामजादी की छाती पे चढ़कर खून न पी जाऊंगी। शब्बू के बाप की छाती पर चढ़ के क्यों न खून पी गई? जब मेरी उम्र ही क्या थी, उल्टी चोर सी बन के बैठ गई। बस तुम कोई ऐसी तरकीब बताओ कि साले की एक ना चले। और जो तरकीबें मुझसे पूछ रही थी उनसे मुझे वहशत हो रही थी। मदन एक बार सुंदर को लेकर मेरे यहाँ आई। सुंदर अपने नाम की तरह हसीन और नई उम्र का था। मदन से किसी तरह बड़ा न मालूम होता था। नया नया कॉलेज से आया तो भूखे बंगाली की तरह चौमुखे इश्क लड़ाने शुरू कर दिए। इसी छीन झपट में मदन उसे उड़ा लाई। अच्छे घराने का कहा कहा बाज और बातूनी लड़का पहली ही दफ़ा घर में ऐसा बेतकल्लुफ़ हो गया जैसे बरसों से आता जाता है। उसे देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि क्यों मदन उसे दिल से बैठी। उसकी सोहबत में एक लम्हा भी उदास नहीं गुजरता था। मदन जैसी पिटी पिटाई गम नसीब लड़की के लिए जरा सी नरमी भी छलका देने को काफ़ी था। वो सुंदर के हर जुमले पर बेतहासा कहे कहे लगाती। वो बात पर नहीं, उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर, लबों की जुम्बिश पर मसूर होकर खिलखिला पड़ती। मुसर्रत की उछलती कूदती मौजें उसे झकोल डालती। सुंदर के लब हिलते और वो कहा मारती। पानी पीती होती तो उच्छू लग जाता। खाना खाती होती तो मुंह का निवाला सामने बैठने वाले के ऊपर छिड़क देती। वो दोनों न जाने अपना घर छोड़कर मेरे यहाँ कुलेने करने क्यों आते थे। बच्चों जैसी शरारतें करते, कलाबाजियाँ करते, कभी रूठते कभी मनाते। उन्हें देखकर मुझे बकरी के दो खिलंदड़े बच्चे याद आ जाते जो पराए खेत में फुदकने आ जाते हैं। क्या दंदनाता हुआ इश्क था दोनों का, बेपरों के हवा में उड़ जाते थे। जंगली हिरनियाँ जैसे चौकड़ियाँ भरते हुए प्यार ने मदन की काया पलट कर दी। वो एकदम बेहद हसीन और जाज़िब नज़र बन गई। जिल्द के नीचे दिए रोशन हो गए। सोई हुई आंखें जाग उठीं। हजारों जादू सरगोशियाँ करने लगीं। सपाट सीना खिल उठा। कूले लहराने लगे। सुंदर से कुश्तियाँ लड़कर वो फुर्तीली बन गई। सुंदर की और मदन की जोड़ी बन गई। जिन फिल्मों में वो सुंदर के साथ ना थी उन्हें डफराना शुरू कर दिया। सेट से बड़े मार्के के सीन मेकअप रूम में होने लगे। वो फिल्में जो आधी हो गई थी चीथड़ा हो गईं। मदन ने पहली बार किसी नौजवान को दिल दिया था। सब कुछ भूलकर वो उसी में डूब गई। सुंदर उसके बड़े लाड सहता, उसके छिछोर पर हंसता, उसके उजड़े हुए घर में जान डाल देता। नानी को अम्मा अम्मा कहकर मस्का लगाता, खाला से बैठकर गप्पे मारता, भाई को विस्की पिलाता, बच्चों के साथ धमाचौकड़ी मचाता। उसे मदन के जिस्म से मतलब था। उसकी आमदनी इसी तरह मुंह बोले रिश्तेदारों के तन्नूर में झोंकी जाती थी। शब्बू को वो बहुत प्यार करता। मदन ने इस बदनसीब बच्चे का हाल उसे सुना दिया था। वो उसे बेटा कहकर गोद में बिठाकर घंटों प्यार की बातें किया करता। आपा, शब्बू नगड़े को बेटा कहता है, बस तुम ही समझ लो क्या बात है, वो झूमकर कहती और मेरे कानों में मदन की बारात के ढोल गूंजने लगते। देखने में सुंदर कैसा ओबाली सा था, मगर बच्चों के मामले में उसका रवैया हैरत अंगेज था। आते ही बच्चे उसे मक्खियों की तरह घेर लेते। उसकी जेबें क्या थीं, उमर अय्यार की जमील थी। रंगीन पेंसिलें, पटाखों की डिब्बियाँ, कागज पर उतारने की तस्वीरें, चॉकलेट, मीठी गोलियाँ, न जाने क्या इल्ला बिल्ला निकाल कर बांटने लगता। एक दिन बच्ची ने मेरी सेंट की शीशी तोड़ दी। मैंने उसे मारना चाहा तो मेरे हाथों से उसे झपट कर ले गया। आप मारेंगी तो उसे घर ले जाऊंगा, वो उसे कंधे में बिठाकर बोला। इसने मेरी शीशी तोड़ी है, जरूर मारूंगी। हाथ तोड़ दिए जाएंगे मारने वालों के, ये लीजिए अपनी शीशी। उसने जेब से नई मुंह बंद वैसी ही शीशी निकाल दी। मगर इन्हें पूरी शीशी नहीं देंगे, आधी थी और आधी मिलेगी। उसने शीशी खोलकर खूब बच्चों के पिसांदे कपड़ों और मैली हथेलियों पर छिड़की। आधी रह गई तो मेरे सामने डाल दी। जब वो बच्चों को बटोर कर दूसरे कमरे में चला गया तो मदन ने रोकर मेरे शाने पर सर डाल दिया। आपा, ऐसे ऊट पटंग आदमी के साथ कोई प्यार कैसे ना करे। और फिर मदन की जिंदगी ने एक नया झटका खाया। सुंदर के घर से तार आया कि माँ सख्त बीमार है।
फौरन आ जाओ। मदन साथ जाने के लिए मचल गई। उसने अपने तरकश के सारे तीर इस्तेमाल कर डाले। शाम से ही उसके लिए विस्की की बोतल लेकर पहुंची, उसे धुत कर दिया। बड़े नाजुक लम्हों में साथ ले जाने की कस्में दी, मगर सुंदर टस से मस न हुआ। वो सारी रात जागती रही, न सोई न सोने दिया। मगर सुबह होते ही परिंदा सारी तितलियां झटक कर उड़ गया। एरोड्रोम से सीधी मेरू पर नाजिल हुई। मुझे इस किस्म के मरियल आशिकों से बड़ी कोफ्त होती है, मगर उसे यूं तबाह हाल देखकर मेरा जी पसीज गया, जैसे बरसों की बीमार एक ही रात में आंखों के गर्द स्याह हल्के, मुंह पर फटकार। ये उसे हो क्या गया है, मैं देर तक सोचती रही। मैं क्यों इस कमबख्त के बारे में सोचूं? दुनिया में कितने बड़े बड़े मसले हैं जिनमें जी उलझा हुआ है, फिर आखिर मैं इसका ख्याल क्यों करती हूँ? मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ? मदन इस लायक नहीं। मुझे अपना जी हल्का करने के लिए ही सही इस बोझ को बांटना होगा। कितने दिन से जब मैं कलम उठाती हूँ, मदन का ख्याल मुझसे आकर कहता है, मैं जिंदा हूँ, मेरे सीने में दिल धड़क रहा है, मेरी रगों में खून दौड़ रहा है। राय दो, मुझे बताओ मैं क्यों हूँ और कब तक रहूँगी? अच्छा है मेरा कलम एक बार मदन को उगल दे, फिर मितलियाँ आनी बंद हो जाएंगी। आपा, एक तार लिखो, उसने थोड़ी देर सूखी सूखी आहें भरकर कहा। कैसा तार? कम सून डाइंग, यानी जल्दी आओ, मर रही हूँ। मगर अभी तो वो पहुँचा भी नहीं होगा। मैंने टालना चाहा, फिर जान को आ गई तो लिख दिया, डाइंग न लिखा। शाम को हाँफती कांपती आई, बड़ी शर्माती हुई तकिए में मुंह छिपाकर हंसने लगी। मैंने कहा, खैरियत? तार लिख दो। सुबह तो लिखा था। सुबह मुझ नसीबों जली को कहाँ मालूम था? वो फिर शर्माई। उबकियाँ आ रही हैं आपा, लीमू मंगवा दो। ओहो, ये है, मुबारक हो। मेरे सर से बोझ सा उतर गया। ये बस फटकी कामयाब रही। डॉक्टर के पास गई, वहीं से तो आ रही हूँ। डॉक्टर हरामी पिल्ला क्या जाने, कहता है 2 दिन चढ़ जाने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता का बच्चा। आपा कपड़े वगैरह तो सिलवा दोगी? हंक हंक, भाई हमसे तो नहीं पलेगा, तुम पाल दोगी? वो ठुनकने लगी। मैंने हामी भर ली। तो फिर तार लिखो ना। क्या लिखूं? लिखो सनबॉर्न कम सून। गधी हो तुम, अभी कहाँ से सनबॉर्न? अच्छा तो सनबॉर्न होने वाला लिख दो। चलो स्टर्न, उसके आने का इंतज़ार करो, और क्या मालूम शायद लड़की हो। वाह, लड़की छिनाल काहे को होगी मेरी तरह सड़ने को? मेरा जी कहता है लड़का ही होगा। फिर थोड़ी देर सोचकर एकदम बोली, मर जाए अल्लाह करे। कौन? मैंने चौंक कर पूछा। सुंदर की माँ, उल्लू की पट्टी। बीमार कुछ नहीं, ससुरी ने अपनी यार को बुलाने के लिए ढोंग रचाया है। उसने निहायत पुरमगज किस्म की फूलदार गालियाँ टिकाईं। अहमक हो तुम, कैसे मालूम? अरे मैं खूब जानती हूँ इन मैयत पीटियों को। जब से मदन की जिंदगी में सुंदर आया था, उसने गालियाँ बकना बंद कर दी थी। सुंदर के प्यार ने रिश्ते जख्मों पर फाय रखकर गलाजत का मुंह बंद कर दिया था। उसकी आंख ओझल होते ही कच्चे जख्मों के मुंह खुल गए, पीप बहने लगी। उसके मुंह से फिर वही गालियाँ सुनकर मेरा जी बैठ गया। मारे गुस्से के रिन पटाखों की लड़ी बन गई। उसका ताल्लुक है। किसका? उसकी अम्मा बहनिया का। सच्ची आपा, बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, बचपन ही। लानत हो तुम्हारी जुबान पर। अल्लाह कसम आपा, हमारे पड़ोस में एक बीबी रहती थी, अपने सगे भाई। मैंने उसे रोक दिया। लिल्लाह, तफसीलों में न जाओ, मेरा कलम पेट का बड़ा हल्का है। कल कला को मुंह से बात निकाल बैठा तो लोग मुझे उलाना देंगे। दूसरे दिन मातम कुना फिर टूट पड़ी। कल जैसे डॉक्टर का कहना ही ठीक निकला। दिन चढ़ गए थे सो उतर गए, साथ साथ मदन की कमान भी उतर गई। ऐसी बिलक बिलक कर रोई जैसे जवान बेटा जाता रहा हो। ये औरत है या लतीफ़ा? कल जिस बला के खौफ से बौखलाई फिर रही थी, आज उस बला की आरजू में जान दिए देती है। लगी मुझसे तरकीबें पूछने। भला मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जो चूहे को घोड़ा बना दूँ? डॉक्टर ने कुछ इशारा तो किया था कि आइंदा ऐसी मुसीबत से पाला नहीं पड़ेगा। मैं उसे बावजूद कोशिश के न बता सकी कि सुंदर को फांसने वाली चाल के पैर मफलूज हो चुके हैं। सुबह शाम मदन ने तारों की डाक बिठा दी। काम पर उसने लात मार दी। एक प्रोड्यूसर ने कोर्ट में ले जाने की धमकी दी तो वो नाक पर ढेर सा मरहम तोप कर पड़ गई।
मैं भी मरहम की मिकदार देखकर हिल गई। नाक, मैंने सोचा, मगर जब प्रोड्यूसर चला गया तो मज़े से नाक पहुँचकर हंसने लगी। मगर मुझे बेवकूफ़ क्यों बनाया तुमने, मैंने चिढ़कर कहा और चली आई। अखबारों में इस्कात की खबरें छपने लगीं। मदन ने जरा शर्माकर तस्कीद कर दी। मैंने पूछा, ये क्यों? सुअर को पता चलेगा तो बहुत कोड़ेगा, मैं कह दूंगी। मैं समझी तुम छोड़कर चले गए। बदनामी के डर से गोलियां खा ली। मर्द का बच्चा है, कुछ तो दिल को ठेस लगेगी। एक दिन हवास बागता रोती हुई आई। तुमने मुझे जाने नहीं दिया। ये देखो, वो अखबार जिसमें सुंदर की मंगनी की खबर थी दिखाकर लड़ने लगे। चेह खुश, मैंने कब मना किया, मैंने जलकर कहा। जाओ मेरी बला से जहन्नुम में। और वो शाम के हवाई जहाज से जहन्नुम की तरफ उड़ गई। 11 बजे रात को जब सुंदर के घर पहुंची तो घर में सिवाय बूढ़े दादा और तोते के कोई न था। सब के सब सुंदर की कोई फिल्म देखने गए थे। सुंदर के दादा फिल्म लाइन के वैसे ही खिलाफ थे। उन्हें मालूम था कि इन फिल्म वालों के चाल चलन कुछ यूं ही वर्क से होते हैं। फूंक मारी और गायब। आंखें फाड़कर वो मदन को घूरने लगी। मदन बम्बई से गर्म कपड़े भी लेकर नहीं गई थी। भूख अलग से लग रही थी। 12 बजे के बाद सुंदर भाई बहनों की टोली में हंसता कह कह लगाता आया तो मदन रो पड़ी। क्या वो भी कभी यूं खानदान में घुल मिल सकती है, उनकी बन सकती है? उसके भी देवर जेठ होंगे, ननदें और देवरानियां होंगी। बहू, लड़का रो रहा है, भूखा है, सास कहेगी। उसने पक्का इरादा कर लिया, वो अपनी सास से कभी नहीं लड़ेगी। नंदों की खूब खातिर करेगी, दादा का हुक्का भरेगी और तोते को भीगे चने खिलाएगी। सुंदर को देखकर उसका जी चाहा कि दौड़कर उसके चौड़े चकले सीने से लिपट जाए और उसे मुट्ठियों से कूट डाले, उसके भूरे घने बालों में उंगलियां डालकर नोच डाले। मगर सास नंदों की शर्म ने उसके पैर थाम लिए। उसे देखकर सुंदर के हल्क में कह कहा लोहे का गोला बनकर अटक गया। माँ बहनों के सामने अपनी दास्ता के वजूद से शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मसनोई खुश मिजाजी से बोला, अरे आपके बच्चे। मदन ने दांत पीसे, मगर सुंदर की घबराहट पर तरस खा गए। जौहरी से कुछ जेवर बनवाए थे। चांदनी कुंदन का काम दिल्ली जैसा बम्बई में नहीं होता। सोचा दिल्ली की सैर भी हो जाएगी और जेवर भी देख लूंगी। सुंदर मदन की आला एक्टिंग का कायल था। आज तो लोहा मान गया। जब उसको सुंदर की बहनों के कमरे में सुलाया गया तो वह बामुश्किल गालियों की जंजीर को निगल सकी जो उसके हल्क में उलझने लगी। खैर, जब सब सो जाएंगे तो सुंदर उसके पास आएगा। जब सो गए और वह सुंदर के पैरों की चाप के इंतजार में पड़ी रही। उसका जिस्म सुंदर में जज्ब होने के लिए तरस रहा था। रास्ते भर कैसे कैसे ख्वाबों की जाल बुनती आई थी। सुंदर सो रहा होगा, वो चुपके से पहलू में रेंग जाएंगी। उसे महसूस करके सुंदर झूम उठेगा। पहले वो खूब तरसाएगी, खूब रूठेगी, फिर दोनों मान जाएंगे। सारी कसक, सारी दूरी मिट जाएगी। सारे रास्ते वो इसी हादसे को दिल में दोहराकर चटकारें लेती आई थी। इसीलिए तो वो अपनी झाग सी नाइटी लेती आई थी जो हाथ के लम्ब से धोबे की तरफ पिघलकर गायब हो जाती थी। मदन सुंदर के पैरों की चाप सुनने के लिए बेकरार हमा तन गोश बन गई। दबे पैरों से वह पलंग से उठा होगा। उसने मंजरनामा तामीर करना शुरू कर दिया। उसकी तरफ खिंचा चला आ रहा होगा। 1 2 3 4 5। उसने अंदाजे से वो सारे कदम गिन डाले जो उसके और सुंदर के दरमियान हाइल थे। गिनते गिनते वो थक गई, मगर वो 1000 मील पर होता तो भी अब तक पहुंच चुका होता। वो रुआसी हो गई। एहसास के तनाव से कनपटियां भीगे चमड़े की तरह करने लगीं। शायद सुंदर के भाई जाग रहे होंगे और वो उनकी मौत की दुआएं मांगने लगी। सुंदर की गलगोथा सी भोली भाली बहनें क्या मीठी नींद सो रही थीं। उनके ख्वाब कितने सुहाने थे। उनके दिलों में किसी बेवफा के प्यार के जख्म नहीं पड़े थे। उसे गुस्सा आने लगा। काश कोई उनका जहान भी लूट ले, उनके पेटों में सांप छोड़ दे कि ये भी घोर अंधियारे में किसी के पैरों के निशान टटोलते फिरें। फिर सुंदर को आटे दाल का भाव मालूम होगा। आखिर किस जुर्म की सजा में उसका बचपन इतना वीरान और जवानी जख्म होकर रह गई थी। उससे ज़्यादा न जब्त हो सका और वो सुंदर के कमरे की तरफ चलने लगी जहाँ वो अपने भाइयों के साथ सो रहा था। वो जैसे ही बाहर निकली, तोता अजनबी सी सूरत देखकर आंखों के लट्टू घुमाने लगा। कौन? दादा ने हाँक लगाई। वो चोरों की तरह खंबे के पीछे दुबक गई। दादा उठे और चबूतरे पर खड़े आधे घंटे तक रहफत
हाजफ करते रहे। मर गया बुढ़ा शायद कि हिलता ही नहीं। वो साएं साएं फिर चली। एक पीढ़ी से पैर उलझा और धड़ाम से गिरी। घर में जगार हो गई और वह फिर अपने पलंग पर जाकर दुबक गई। सुबह मौका पाते ही उसने सुंदर से कहा, सीधी तरह बम्बई चलो बेटा, वरना खून खराबे हो जाएंगे। तुमने तार तो दिया होता, किसी होटल में इंतजाम करा देता। क्यों? क्या जागीर में टूटा आया जा रहा है? मरे क्यों जाते हो? खाने के पैसे ले लेना। दामों की बात नहीं मेरी जान, मेरे घर वाले बड़े नैरो माइंडेड है, फिल्म वालों को पसंद नहीं करते। तुम भी तो फिल्म वाले हो। मेरी और बात है, तुम शाम की गाड़ी से चलो, परसों मेरे बहनोई आ रहे हैं, उनसे मिलकर। तो मैं भी नहीं जाऊंगी। बड़ी झकझक के बाद यह तय हुआ। मदन बजाहिर बम्बई के लिए रवाना हो जाएगी। एक स्टेशन के बाद नई दिल्ली उतर कर किसी होटल में ठहरा जाए। सुंदर वहीं आ जाएगा। बड़ी धूमधाम से सारा घर मदन को स्टेशन पहुंचाने गया। वो एकदम फिल्म स्टार बन गई। छोटे भाइयों ने हार भी पहनाए। नई दिल्ली उतरकर वो होटल में ठहर गई। दो प्यासे इंसान एक दूसरे में गर्क हो गए। मदन के सारे दुख दूर हो गए। वो इंतजार की घड़ियाँ, वो लामतनाही फासला, सब सुंदर के प्यार ने पाट दिया। मगर बावजूद खुशामद के सुंदर रात गुजारने पर राजी न हुआ। मेरी माँ मेरे बगैर रात भर खाना खाए बगैर बैठी रहेगी। तुम्हारी अम्मा की तो वो मोटी सी गाली चबा गई। सुंदर की जान को आ गई। उसके कपड़े छुपा दिए, उसके जूते गोद में दबाकर बैठ गई। 10 मरतबा दरवाजे से बाहर खुदा हाफिज कहने को बुलाया, मगर जाने वाले को न रोक सकी। वो उसे सूनी अजनबी बिस्तर पर सिसकियां भरता छोड़कर चला गया। दूसरे दिन सुंदर हस्बे वायदा आ गया। मदन ने पूरा वक्त बियर की बोतलों का बर्फ में लगा के रखा था। आतिशदान में धीमी धीमी आंच उठ रही थी। मदन की नाइटी पिघल रही थी। सुंदर बियर पीता रहा और वो उसकी आगोश में बिखरती रही। काश कोई और वक्त लगामे पकड़ के रोक देता। ये लम्हे यूं ही फिजा में मुअल्लक़त हो जाते तो इस तरह सुंदर में तहलील हो जाती, दूरी का सवाल मिट जाता। वो पीते रहे, सोते रहे, फिर जाग उठे और फिर सो गए। शाम को दोनों नन्हे बच्चों की तरह टब में चुहलें करते रहे। बाहर की दुनिया उनके लिए ख़त्म हो चुकी थी। गीले बदन आतिशदान के पास दो जानू होकर उन्होंने अपनी दुनिया पाली थी। दिन भर की बियर का नशा फीका पड़ने से पहले ही विस्की का रंग चढ़ने लगा। मदन किसी न किसी बहाने सुंदर को लगाए रखना चाहती थी। अगर उसका बस चलता तो वो उसकी मम्मी बनाकर तकिए पर सुला देती और फिर उसके मुंह पर मुंह रखकर अवधि नींद सो जाती। बस न था जो उसे सारी दुनिया से छीनकर अपने दिल के किसी कोने में कैद कर दे और ऐसा जबरदस्त ताला डाले कि सर पटके ना खुले। मगर बियर न विस्की सुंदर के जाते कदम डगमगा न सके। मदन पर भूत सवार हो गया। सुंदर ने हस्बे मामूल उसकी ठोकाई शुरू की। इतनी जोर से उसकी पसली में लात मारी कि आंखें निकल पड़े। घबराकर उसने फिर से उसे बाहों में समेट लिया। बस यही अदा तो मदन के मन को भा गई थी। उसे यूं बिखरने और समेटने में ही तो लुत्फ आने लगता था। उस चार चोट की मार ही में लज्जत मिलने लगी थी। मदन तो चाहती ही थी कि वो उसे इतना मारे कि हड्डियां चकनाचूर हो जाएं, तब वो उसे छोड़ कर न जा सकेगा। मगर खानदान वालों की दहशत मदन के प्यार से ज़्यादा मुहिब साबित हुई और वो चला गया। मदन सुबह तक आहें भरती रही, तड़पती रही। काश वो लंगड़ा, लूला और अपाहिज होता। उसके सब जानने वाले उसे भूल जाते और वो सिर्फ उसका होकर रह जाता। बम्बई में सुंदर को एक मर्तबा बुखार आया था। दुनिया को लात मारकर वो उसकी पट्टी में लगकर बैठी रही। न उसके घर खबर की, न मिलने जुलने वालों को आने दिया। बैठी जिसमें लगकर सो रही। ख्वाब में उसने देखा कि गर्म गर्म सुनहरी आंच में वो पिघलती रही है और वो सुंदर के जिस्म पर खोल बनकर मर गई है। उसके रिश्तेदार किसी जतन से भी मदन का प्लस्तर न खुरच सकेंगे। डॉक्टर ने उसे डराया कि अगर वो घंटे में 1000 बार उसे टटोलेगी तो वो अच्छा न हो सकेगा। खुदा खुदा करके रात बीती और दिन हुआ। सुंदर कह गया था कि वो शायद देर से आए। लम्हे पहाड़ हो गए। दीवानी बिल्ली की तरह वह होटल में चक्कर काटती रही, फिर तांगा लेकर शहर की खाक छान डाली। 2 जोड़े लाई थी जो चीकट हो गए थे। उसकी उजाड़ सूरत पर किसी को फिल्म स्टार होने का गुमान भी न था। एक सिनेमा हॉल पर ठट लगे हुए थे, वहाँ मदन की हिट फिल्म चल रही थी। उसका जी चाहा तांगे पर खड़ी होकर दुपट्टा हवा में लहराकर वही गीत गाने लगे जिसे लोग सुनने के लिए 10-10 मरतबा जाते थे। मगर उसने टाल दिया। गाने की आवाज़ तो लता की थी। उसकी अपनी आवाज़ तो रात भर की जगार से फटा बांस हो रही थी।
करोड़ों दिल की मलिका, ख्वाबों की रानी के भरे शहर में सुनसान दिल लिए तन्हा तन्हा वासियों की तरह जब चक्कर काटते काटते पैर शूल हो गए तब वे कुएं जाना की तरफ चल दी। मगर वहां जाकर मालूम हुआ सारा खानदान अमृतसर गया हुआ है। मगनी की खबर सच्ची निकली। सर झाड़ झंकार वो सीधी स्टेशन से मेरे यहाँ चढ़ दौड़ी। न जाने के दिन से न नहाई न दांत मांजे। इतनी बदसूरत फिल्मी हुर मैंने इससे पहले कभी न देखी थी। मैंने मदन से बहुत कहा, नहा डालो, कुछ खा लो, अब तो उस सुंदर हरामजादे की भित्ती ही खाऊंगी। बताओ आपा, क्या करूं? उस कमी ने मुझे खराब किया और अब ब्याह रचा रहा है। अब बनो मत, तुम पहले से ही खराब थी, मैंने जलकर कह दिया। आपा, तुम भी अब कह रही हो, तुम तो बड़ी रोशन ख्याल हो। जी चाहा कि इसी लहजे में कह दूं, रोशन ख्याल की तुम भला इससे ज़्यादा रोशन ख्याली और क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी इस नामुराद जिंदगी का इल्जाम तुम्हारी महरूमियों और अमिट तन्हाई के सर थोप दूँ? क्या मैं तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के कदम पलट कर नई राह पर डाल सकती हूँ? क्या ये जबरदस्ती हल्क में उतारा हुआ जहर जो तुम्हारी रगों में जब्ज हो गया है निचोड़ कर निथार सकती हूँ कि तुम अलग और जहर अलग? नहीं, ये जहर तो अब गिरफ्त से बाहर हो चुका है। तुम नहीं जानती आपा, उसने ठंडी सांस भरकर कहा। और मैंने सोचा, बेशक मैं नहीं जान सकती। तुम जानती हो कि वो जिंदगी इंसान को क्या बना देती है, जहाँ न माँ का प्यार, न बाप की शफकत, न भाइयों के प्यार भरे घूंसे, न बहनों की मीठी मीठी चुटकियाँ। तुम थूहड़ का पौधा हो, न फूल न फल। सुंदर से मिलने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई। जिन फिल्मों में वो काम कर रहे थे वो एक दूसरे की गैर मौजूदगी में बनने लगी। एक दिन न जाने कैसे सुंदर के फ्लैट में घुस गई। वो पिछले दरवाजे से निकल भागा। मारे गुस्से के मदन दीवानी हो गई। उसने फाटक पर उसे गिरेबान से जा पकड़ा। खून कर दूंगी हरामजादे, वो गुर्राई। वो भीगी बिल्ली बना उसके साथ कमरे में चला आया। क्या चाहती हो? उसने बजाय मारने पीटने के नरमी से कहा। काश वो मारता पीटता तो यह गैरत की दीवार टूट जाती। वो उसे मारकर समेट तो लेता, मगर नहीं, वो मारना भी अपनी हद तक समझ रहा था। मुझे नौकर समझ के रखे हो? तुम्हारी माँ के पैर धोकर पीऊंगी। सुंदर उसे पलंग पर बिठाकर राज कराऊंगी। तुम्हारे नौकर कितना पैसा चुराते हैं, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। मगर वो हकलाया। सच्ची बात तो ये है भाई, मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मगर मदन समझ गई कि ऊंचे घराने का पूत एक बेसवा से बदतर औरत को कैसे ब्याह सकता है। वो खुद 1000 औरतों के साथ रहकर भी कुंवारा है, उस कुंवारी से भी ज़्यादा पाक और मुकद्दस जिसका कुंवारपन किसी हादिश का शिकार हो गया। मर्द सदा कुंवारा ही रहता है, सोने की कटोरी की तरह जिसमें कोई भी पानी पी ले तो गंदा नहीं होता। और मदन कच्चा सकोरा थी जो साई से भी नापाक हो जाता है। मदन का खून खौलसा गया, सारे जख्म ताज़ा होकर छिल गए। पहले तो उसने निहायत फूलदार किस्म की मुगल्ली जात सुंदर के जन्म जन्म को सुनाई, फिर सारे घर की चीज़ें तोड़ डालीं। तेल की बोतल से आईने के परखच्चे उड़ा दिए, अलमारी से गिलास और बर्तन निकालकर छन छन बजा दिए, नई सूट निकालकर ब्लेड से धज्जियाँ उड़ा दी, स्वेटर मफलर मोजे बनियान दांतों से खसोट डाले, सारे शीशे टेनिस के रैकेट से फोड़ डाले, नई कीमती जूतों की कतार की चाकुओं से बोटियाँ उड़ा दी, दीवारों से फ्रेम उतारकर जूतों से कूटे, फिर सुंदर की मैली कमीज में मुंह डालकर रोने लगे। सुंदर खामोश सब देखता रहा। जब मदन ने मुंह से मैली कमीज हटाई तो वो जा चुका था। मदन ने फिर मेरे घर पर चढ़ाई की। घंटों मुझसे सुंदर को कत्ल करने की तरकीबें पूछती रही। वो उसे चट से नहीं मारना चाहती थी, रंझाकर मारना चाहती थी कि सारी उम्र सिसके इसी तरह। नामर्द कर दूं सुअर के बच्चे को, मुझे कोई तरकीब नहीं मालूम, मैंने चिढ़कर कहा। उसकी आंखों में तेजाब डाल दूं, सारी उम्र को अंधा हो जाएगा। मगर न सुंदर का मर्द हुआ न अंधा। महीने भर के अंदर वो कोमल सी बहू ब्याह लाया, अछूती कुमारी जिसे फरिश्ते ने भी हाथ न लगाया था। महीनों दूल्हा दुल्हन की फिल्म स्ट्री में दावतें होती रहीं। अगर सदमे में मदन खुदकुशी कर लेती तो घुल घुल कर मर जाती तो मेरी कहानी का कितने सलीके से खात्मा होता और फिर मैं लिखते वक्त जिल्लत महसूस न करती। मगर वो पैंदे में शीशा लगे हुए खिलौने की तरह लोट पोट कर खड़ी हो गई। ऐसी ही एक दावत में वो एक पस्त कद नए लड़के के साथ वही अपनी अजली खुरदरे कह लगा रही थी। वो लतीफ़े छोड़ रहा था, मदन को अच्छे लग रहे थे और मुंह के निवाले वो पास खड़े होने वाले पर छिड़क रही थी। सुंदर भी इसी मेज पर अपनी शर्मीली दुल्हन को खस्ता समोसे खिला रहा था। मुझे देखते ही मदन ने मेरे कान में फुसफुसाई, आपा क्या राय है, शादी कर लूं?
किससे? मैंने उकताकर पूछा। दर्शन से। मरता है हरामजादा, कहता है जहर खा लूँगा तुम्हारे लिए। वो नई दुल्हन की तरह शर्माई। ज़रूर कर लो, नेक काम में देरी कैसी। इस बात को कितने साल गुजर गए, मगर उस वक्त तक जब तक कि मैं ये आखिरी सत्रह लिख रही हूँ, मदन कुंवारी है। उसके सहरे की कलियां मुंह बंद हैं। चंबोर में बंगला लेने का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर नहीं हुआ। वो खूबसूरत सा बंगला जहाँ मदन बेगम बैठी हैं, बच्चे चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अम्मा खाना दो, अम्मा खाना दो, और वो उन्हें कफगीर से मार रही है। बच्चों का बाप मुस्करा रहा है। मारती क्यों हो बेगम, बच्चे हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।